हेलो एंड वेलकम टू खंडलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम स्थल मंडल डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो टॉपिक है 5वें नंबर का स्थल मंडल डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि इसके पहले हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी से कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और कुछ लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम स्थल मंडल डिस्कस करेंगे और आपको हमारे प्रयास और हमारे लेक्चर अगर पसंद आते तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। निश्चित ही आपको हमारे इस चैनल से मदद मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं देरी न करते हुए स्थल मंडल के बारे में। देखिए, स्थल मंडल पृथ्वी के संपूर्ण बाह्यपरत पर जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है स्थल मंडल कहलाता है। स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी का संपूर्ण बाह्य वाली ऊपर वाली जो परत है, सबसे ऊपर की परत जिसमें महाद्वीप और महासागर स्थित है, वह स्थल मंडल कहलाता है। पृथ्वी में कुल 29% भाग पर स्थल 29% भाग पर स्थल और 71% भाग पर जल है, यानी पानी है। तो ये याद रखना है। आता ये 71% भाग पर जल है। पृथ्वी में सबसे ज्यादा जल भरा हुआ है अपनी पृथ्वी में 71% भाग पर जल है, 29% भाग पर स्थल है। तो ये दोनों परसेंट याद रखना है, आ सकता है। उसके बाद देखिए, पृथ्वी के भू क्षेत्रफल का जल एवं क्षेत्रफल का अनुपात, अगर इसे अनुपात में देखा जाए तो 3:7 है। ये जो 3 है ये स्थल का अनुपात है और ये 7 है जो जल का अनुपात है। 3:7 है। तो अनुपात में ही पूछा जा सकता है, अनुपात भी याद रखना है। उसके बाद देखिए, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 61% जल तथा दक्षिणी गोलार्ध में 81% क्षेत्रफल में जल का साम्राज्य है। तो ऊपर में देखो 61 है और दक्षिणी गोलार्ध में 81 है। कारण भी ये ऊपर में महाद्वीप है, ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा हो गई 0। ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो आपने देखा होगा यहाँ ज्यादातर महाद्वीप है, इसलिए इधर पानी कितना परसेंट है करके बोला गया है, 61% जल है। और इधर और नीचे में जो है वह 81% जल है। तो ये याद रखना है, दोनों आ सकता है। उसके बाद देखिए, पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई है। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की 8,850। पहले इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर थी, लेकिन वर्तमान में 8,850 मीटर। तथा अधिकतम गहराई देखो, सबसे ऊंचा तो माउंट एवरेस्ट है, अधिकतम गहराई मेरियाना गर्त 11,022 मीटर। मेरियाना गर्त ये प्रशांत महासागर में स्थित है। सबसे गहरा जो भाग है मेरियाना गर्त, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। याद रखना है, सबसे ऊंचा अधिकतम ऊंचाई वाला माउंट एवरेस्ट और सबसे गहरा कौन सा है? मेरियाना गर्त, प्रशांत महासागर में स्थित है। 11,022 मीटर गहराई है उसकी। उसके बाद देखते हैं अगला। इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई एवं अधिकतम गहराई में लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। तो 20 किलोमीटर का अंतर है, ये पता होना इसकी जानकारी। स्थल महाद्वीप क्षेत्र में अधिक मोटी है। स्थल मंडल महाद्वीप क्षेत्रों में अधिक मोटी है, 40 किलोमीटर, और महासागरीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पतली है, 11 से 20 किलोमीटर। तो ये एक फैक्ट समझ में आ गया होगा आपको। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी स्थल मंडल की, जिससे डायरेक्ट वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, याद रखना है। अब बात करते हैं अपन स्थल मंडल में सबसे पहले चट्टान की, रॉक की बात कर लेते हैं। रॉक क्या है? तो रॉक की बात करते हैं तो पृथ्वी की सतह को कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। अगर डेफिनेशन कहा जाए तो पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाई है। जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाई है। उत्पत्ति के आधार पर इसके 3 प्रकार है, 3 प्रकार की होती है। चट्टान जो है उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती है। तीनों प्रकार पता होना, जैसे कि एक इग्नियस रॉक जिसे आग्नेय चट्टान बोलते हैं, आग्नेय चट्टान आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। दूसरा है अवसादी चट्टान और तीसरा है कायांतरित चट्टान। तो देखिए, दूसरी वाली ये है अवसादी यानी सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं इसको, और ये है कायांतरित चट्टान जिसे मेटामॉर्फिक रॉक भी बोलते हैं। 3 प्रकार की होती है चट्टान, तीनों के बारे में पता होना। क्वेश्चन आते हैं, अपन बचपन में सब क्लासों में इनके बारे में पढ़े, लेकिन अब यहाँ पे देखिए थोड़ा कंपटीशन के हिसाब से पढ़ते हैं। अब देखिए, आग्नेय चट्टान इग्नियस रॉक क्या होती है अगर पूछा जाए तो, यह मैग्मा व लावा के जमने से बनती है। यह मैग्मा व लावा के जमने से बनती है। क्या समझ में आया इससे? ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाला मैग्मा, ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाला मैग्मा, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो लावा निकलता है, तो ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाला मैग्मा भूपरपट्टी पर ठंडा होकर जम जाता है, ठंडा हो जाता है, ठंडा होकर जम जाता है। इस प्रकार की चट्टान को आग्नेय चट्टान कहा जाता है, और इसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले यही बनी थी, तो इसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। तो याद रह जाएगा आपको, आप कोई दिक्कत नहीं है। ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले मैग्मा यानी लावा
पट्टी पर ठंडा हो जाता है, जमा होकर ठंडा हो जाता है। इस प्रकार की चट्टान को आग्नेय चट्टान कहा जाता है। यह प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। अब देखिए, तो देखो बुक में क्या लिखा है, यह मैग्मा व लावा के जमने से बनती है। मैग्मा लावा उसी को बोलते हैं, या मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। इसके एग्जाम्पल याद रखना है। ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है? इस आग्नेय चट्टान का। बेसाल्ट, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, बेसाल्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ, बेसाल्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ आग्नेय चट्टान। उसके बाद है एक पेगमाटाइट, ये भी इंपॉर्टेंट है। पेगमाटाइट, डायोराइट, गेब्रो, गेब्रो ये चट्टान के नाम है कुछ जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखना है। ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है? बेसाल्ट, पेगमाटाइट, डायोराइट, गेब्रो आदि। उसके बाद देखिए, आग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित होती है। परत रहित होती है, इसमें परत नहीं होती, याद रखना है, परत रहित होती है, इसमें परत नहीं होती। कठोर, संघनन एवं जीवाश्म रहित होती है। जीवाश्म रहित का मतलब क्या है? इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, याद रखना है, आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। आर्थिक रूप से यह बहुत ही संपन्न चट्टान है, आर्थिक रूप से बहुत संपन्न चट्टान है ये। इसमें चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जास्ट, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना तथा प्लेटिनम पाए जाते हैं। तो क्या क्या पाए जाते हैं ये पता होना। आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न चट्टान है ये। इसमें चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जास्टा, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना, प्लेटिनम पाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था। और ये जो स्रोत हम पढ़ रहे हैं, ये एनसीईआरटी क्लास 6 द अर्थ आवर ऑर्बिट से लिया गया है। ये यहाँ पे बताया जाता है। एनसीईआरटी से बहुत सी रिलेटेड दी रहती है इसमें, लूसेंट की बुक में। उसके बाद देखिए, बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है, ये पता होना। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस चट्टान को काली मिट्टी का निर्माण होता है, इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है, इस चट्टान के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है, याद रखना ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं, देखिए उसके बाद क्या है, पेगमाटाइट। पेगमाटाइट क्या है? कोडरमा। ये कोडरमा एक अभ्रक है। कोडरमा झारखंड में पाए जाने वाला एक अभ्रक है। इन्हीं सेल से मिलता है, इन्हीं चट्टान से मिलता है, याद रखना है। ये कहाँ निकलता है? कोडरमा झारखंड में पाए जाने वाला अभ्रक है। कोडरमा क्या है? अभ्रक है। पेगमाटाइट खनिज। तो उसके बाद बात करते हैं, देखिए आग्नेय चट्टान क्या है, तो उसके बारे में और दिया हुआ है। आग्नेय चट्टान पिंड, इग्नियस रॉक बॉडीज, मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप में धारण करने की विभिन्न प्रकार की आग्नेय चट्टान पिंड बनते हैं, जिसका नामकरण उनके आकार, रूप, स्थिति तथा आसपास पाई जाने वाली चट्टान के आधार पर किया गया है। अधिकांश चट्टानें पिंड आग्नेय चट्टान से बनती है, तो ये बताया गया, इसके बारे में याद रखना है। उसके बाद देखिए कुछ देख लेते हैं। और बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या है? यह सबसे आग्नेय चट्टान पिंड है, यह सबसे बड़ा आग्नेय चट्टान पिंड है। यह अंतर्वेदी चट्टान से बनती है। यह एक पतली पिंड है। यह एक बड़े गुंबज के आकार का होता है, जिसके किनारे खड़े होते हैं। इसकी ऊपरी तल विषम होती है। यह मूल्यतः ग्रेनाइट से बना होता है। देखिए यह मूल्यतः ग्रेनाइट से बना रहता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का इडाहो बैथोलिथ 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक विस्तृत है। कनाडा का कोस्ट रेंज बैथोलिथ दाहोद से ही बड़ा है। दाहोद बोल दिया, इडाहो से ही बड़ा है, तो याद रखना है ये इडाहो बैथोलिथ, ये कहाँ पर है? अमेरिका में। और एक है कोस्ट रेंज बैथोलिथ या बैथोलिथ है, बैथोलिथ इडाहो से भी बड़ा है। तो ये दो इंपॉर्टेंट याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं स्टॉक की। छोटे आकार के बैथोलिथ को स्टॉक कहते हैं, बैथोलिथ को स्टॉक कहते हैं। छोटे आकार के बैथोलिथ को स्टॉक कहते हैं। इसकी ऊपरी भाग गोलाकार गुंबद नुमा होती है। स्टॉक का विस्तृत 100 वर्ग किलोमीटर से भी कम होता है। उसके बाद है लेकोलिथ। यह मैग्मा ऊपर की परत को जोर से ऊपर को उठाता है, गुंबदकार रूप में जम जाता है, तो इसे लेकोलिथ कहते हैं। मैग्मा के तेजी से ऊपर उठने के कारण यह गुंबदकार ठोस पिंड दिखाई देता है। उत्तर अमेरिका के पश्चिम भाग में लेकोलिथ के कई उदाहरण मिलते हैं। लेकोलिथ बहिर्वेदी ज्वालामुखी पर्वत का ही एक अंतर्वेदी प्रतिरूप है, तो ये एक नोट लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए और एक दो है, लेपोलिथ भी है, यह मैग्मा के बारे में है। उसके बाद फेकोलिथ भी है एक, फेकोलिथ और सील भी है एक, और डाइक, तो इतने थे डाइक, तो इनके बारे में भी आपको देखना है। तो यहाँ से उतने क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन इनके बारे में भी जानकारी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अपन, देखिए आग्नेय चट्टान का रूपांतरण। आग्नेय चट्टान का रूपांतरण हो जाता है
जमा रहने के बाद उसका, जमा हुआ रहने के बाद उसका रूपांतरण हो जाता है, ताप और दाब सहने के बाद उसका रूपांतरण हो जाता है। तो देखिए ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जो है नीस में बदल जाता है। तो ग्रेनाइट, इसको याद कैसे रखना है, ग्रेनाइट नीस याद रख लेना। साइनाइट, साइनाइट जो है साइनाइट नीस में बदल जाता है। उसके बाद गेब्रो, गेब्रो जो है सरपेंटाइन, सरपेंटाइन में बदल जाता है। और बेसाल्ट जो है वो सीट में बदलता है, सीट, बेसाल्ट सीट में बदलता है। और बिटुमिनस, बिटुमिनस कोयला ये ग्रेफाइट में बदल जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, बिटुमिनस कोयला कायम बदल जाता है, ग्रेफाइट में बदल जाता है। बिटुमिनस कोयला होता है, जानते हैं कोयले के भी कई प्रकार होते हैं, उसमें से एक प्रकार का कोयला है बिटुमिनस। तो बिटुमिनस कोयला जो है ये कायम बदल जाता है। बिटुमिनस कोयला के बारे में मैं आपको बता दूं, भारत में सर्वाधिक बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। कोयले में शायद मैंने पढ़ाया था इंडियन ज्योग्राफी में, भारत में सर्वाधिक बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। वाणिज्य क्षेत्र में काम आता है ज्यादातर ये, और 70 से 80% कार्बन की मात्रा होती है इसमें। ये कायम बदल जाता है, ग्रेफाइट में बदल जाता है, याद रखना है। तो ये परिवर्तित हो जाती है चट्टान, आग्नेय चट्टान का रूपांतरण हो जाता है। तो ये आग्नेय चट्टान का डायरेक्ट कौन सी चट्टान में रूपांतरित होता है, कायांतरित चट्टान में होता है, मेटामॉर्फिक रॉक में होता है, याद रखना है। तो ये पूरी चट्टान ही है, लेकिन बदल जाती है, रूपांतरित हो जाती है। तो ये यहाँ से आपको जानकारी थी। तो आपको इग्नियस रॉक समझ में आ गया होगा क्या है। तो उदाहरण याद रखना है, उदाहरण से क्वेश्चन आते हैं, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये सब उदाहरण है इसके जिससे क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद ये जो थे तो आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन अवसादित चट्टान की, जिसे सेडिमेंट्री रॉक भी कहते हैं, अवसादित चट्टानी। अवसादी चट्टान क्या होती है, अगर देखा जाए इसकी परिभाषा, चट्टानों के देखिए क्या है, प्राकृतिक में कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती है और बाद के काल में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती है। इन्हें ही अवसाद चट्टान कहते हैं। जैसे बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर किसका उदाहरण है, अवसादी चट्टान का। चूना पत्थर भी सेडिमेंट्री रॉक का उदाहरण है। स्लेट भी, नमक की चट्टान, सेल खारी आदि, ये सब किसके उदाहरण है, इस सेडिमेंट्री रॉक के उदाहरण है, याद रखना है। अवसादी चट्टान परतदर होती है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अवसादी चट्टान परतदर होती है, परत जम के बनती, परतदर होती है। इसमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। कौन सी वाली चट्टान में वनस्पति पाए जाते हैं या जीव जंतु के जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म किस चट्टान में पाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो जीवाश्म पाया जाता है अवसादी चट्टान में, सेडिमेंट्री रॉक में। इस चट्टान को लौह, अयस्क, फॉस्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टान भी पाई जाती है, इससे सीमेंट बन सकती है इस चट्टान से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देख लेते हैं और थोड़ा सा इसमें, खनिज तेल अवसादी चट्टान में ही पाया जाता है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है, पेट्रोलियम को खनिज तेल कहते हैं। तो पेट्रोलियम अवसादी चट्टान में पाया जाता है। मैंने इंडियन ज्योग्राफी के टाइम पे इसमें अच्छे से बताया था, आप वाला लेक्चर देख सकते हैं। देखो ये खनिज तेल कैसे पाया गया, ये बताया, यहाँ पे बताया गया। प्रवेश से चट्टानों के दो परतों के बीच यदि प्रवेश से सेल की परत आ जाए तो खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो जाती है। तो खनिज तेल ऐसे ही इसमें होता है, ये बताया गया है, तो याद रखना है इसको। उसके बाद देखिए दामोदर महानदी, गोदावरी नदी बेसिन की अवसादी चट्टानों को कोयला पाया जाता है। तो देखिए आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल में कोयला क्षेत्र है, वहाँ भी। महानदी उड़ीसा में, उड़ीसा वाले एरिया में, झारखंड वाले एरिया में कोयला खदानें हैं, कोयला क्षेत्र है। गोदावरी का जो नदी बेसिन है वहाँ पे भी कोयला मिलता है, तो कोयला पाया जाता है, बताया गया। उसके बाद देखते हैं यहाँ से, देखिए आगरा का किला, ये क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार वनडे एग्जाम में। तो आगरा का किला आप जानते होंगे, आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। ये आगरा में एक किला है, अकबर ने बनवाया था 1654 में, अकबर ने बनवाया था। तो आगरा का किला कैसे बना हुआ है, तो बलुआ पत्थर का बना हुआ है। बलुआ पत्थर होता है, एक पत्थर होता है, बलुआ पत्थर का बना हुआ है। तो आगरा का किला अकबर ने बनवाया था शायद 1654 में, तो ये भी आगरा में है। उसके बाद दिल्ली का लाल किला सब जानते हैं, दिल्ली का लाल किला बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। ये भी लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, इसीलिए इसे लाल किला कहते हैं। देखना आप 2000 की नोट में भी है, पीछे की तरफ फोटो छपी है, सॉरी 2000 की नोट में नहीं है, 500 की नोट में, सॉरी 2000 की नोट में तो मंगलयान है, 500 की नोट में है, 500 की नोट में लाल किला किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। उसके बाद देखिए
और इसके अलावा एक दो और चीज बता दूं मैं, जैसे फतेहपुर सीकरी, नाम सुना होगा आपने, फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था, आगरा से 40 किलोमीटर दूर है फतेहपुर सीकरी, आगरा से 40 किलोमीटर दूर है ये फतेहपुर सीकरी, अकबर ने बनाया था। ये भी पूरा बलुआ पत्थर से बना हुआ है, तो ये भी याद रखना है। ये दो तीन चीजें याद रखना, बलुआ पत्थर से क्या बना है, आगरा का किला बलुआ पत्थर से बना है, दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर से बना है दिल्ली का लाल किला। उसके बाद क्या बताया मैंने, फतेहपुर सीकरी आगरा से 40 किलोमीटर दूर है, वो भी बलुआ पत्थर से बना हुआ है, तो ये याद रखना है। आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टान से बना हुआ है। बलुआ पत्थर किसका उदाहरण है, अवसादी चट्टान का। तो ये आपको समझ में आ गया होगा सेडिमेंट्री रॉक के बारे में, सेडिमेंट्री रॉक के बारे में समझ में आया होगा। तो समझ में आ गया होगा आपको सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। एक और इसकी डेफिनेशन देख लीजिए एक और बार, चट्टानों के चूर्ण से, चट्टानों के चूर्ण से या चूर्ण के, चट्टानों के चूर्ण के एक ही स्थान पर एक होकर परत दर परत जमने से बनी चट्टान अवसादी चट्टान कहलाती है। ये भी एक डेफिनेशन इसकी हो सकती है। चट्टानों के चूर्ण के एक ही स्थान पर एक होकर परत दर परत जमने से बनी चट्टान अवसादी चट्टान कहलाती है। इसे परत दर चट्टान भी कहा जाता है। सेडिमेंट्री रॉक समझ में आ गया होगा आपको। चट्टानों के टूटने से चट्टान जमा हो जाती है, छोटी छोटी चट्टान जमा हो जाती है, उसे ही और रासायनिक प्रतिक्रिया और अन्य कारणों से परत जैसी ठोस के रूप में निर्मित हो जाती है। सेडिमेंट्री रॉक समझ में आ गया होगा। इसके एग्जाम्पल याद रखना है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, है ना। तो ये एग्जाम्पल याद रखना है। अब देखिए अवसादी चट्टानों का रूपांतरण, इसका भी रूपांतरित होता है, रूपांतरण होता है। तो अवसादी चट्टान किस में बदल जाती है, कायांतरित चट्टान में, मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाती है। समय लगता है, समय के बाद बदलती है। तो आपको याद रखना है कौन सा किस में बदलता है। तो देखिए कैसे बदलती है, क्या बदलती है, समपिंड, समपिंड किसमें बदलता है, समपिंड शिष्ट में बदल जाती है। समपिंड शिष्ट में, याद रखना आसान है, शिष्ट लगा है बस, समपिंड शिष्ट में बदल जाती है। बलुआ पत्थर इंपॉर्टेंट है, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट में बदलता है, याद रखना है। बलुआ पत्थर किसमें बदलता है, बलुआ पत्थर सेडिमेंट्री रॉक का उदाहरण है। ये रूपांतरण होके इसका कायांतरित चट्टान में परिवर्तन हो जाती है, और मेटामॉर्फिक रॉक में जब परिवर्तन होती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, क्वार्टजाइट। सेल काय में बदलता है, सेल स्लेट में बदल जाता है, याद रखना है, सेल स्लेट में बदल जाता है। ये सब चट्टाने ही हैं। चूना पत्थर पूछा जाता है, चूना पत्थर काय में बदलता है। चूना पत्थर देखो, चूना पत्थर टूट टूट के जमा हो के वो ताप सहता है, दाब सहता है, ये सहने के बाद वो संगमरमर में बदल जाता है, संगमरमर में बदल जाता है। तो चूना पत्थर जो है संगमरमर में बदल जाता है। लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला इंपॉर्टेंट है, लिग्नाइट कोयला इंपॉर्टेंट है। लिग्नाइट कोयला ये बदल जाता है एंथ्रेसाइट कोयले में। और एंथ्रेसाइट जो है सर्वोच्च कोटि का कोयला होता है, यानी एक नंबर प्योर कोयला होता है। कार्बन की सबसे ज्यादा मात्रा होती है, 94 से 94 से 98% मात्रा हो जाती है। तो लिग्नाइट कोयला जो है ये एंथ्रेसाइट कोयले में बदल जाता है। और लिग्नाइट कोयला के बारे में बता दूं, इसे भूरा कोयला भी कहते हैं, भूरा कलर का दिखाई जाता है, भूरा कोयला भी कहते हैं लिग्नाइट कोयला को। और ये बदल जाता है एंथ्रेसाइट कोयला में। और एंथ्रेसाइट कोयला जो है वो सर्वोच्च कोटि का प्योर कार्बन वाला अच्छा कोयला होता है। तो सेडिमेंट्री रॉक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं अपन मेटामॉर्फिक रॉक की। मेटामॉर्फिक रॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, कायांतरित चट्टान। तो देखिए मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है, ताप और दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टान से कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। तो देखिए जो आग्नेय चट्टान थी और अवसादी चट्टान थी, ये ताप भी सहती है, दाब भी सहती है, कई साल लगते हैं, कई करोड़ों साल लगते हैं। ताप भी सहती है, दाब भी सहती है, एवं रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टान से कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। तो ये एक इसकी डेफिनेशन थी। और दूसरी भाषा में अगर बोला जाए तो उच्च तापमान एवं दाब के प्रभाव से, उच्च तापमान एवं दाब के प्रभाव से तथा वाष्प एवं जल की रासायनिक क्रियाओं द्वारा आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों का मूल रूप से परिवर्तित हो जाती है, यानी मूल रूप से परिवर्तित हो जाती है। इसे ही कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहलाती है, ये कहा जाता है। ये भी एक डेफिनेशन है अगर इसकी बोला जाए तो। उच्च ताप एवं दाब के प्रभाव से तथा जल एवं वाष्प की रासायनिक क्रियाओं द्वारा आग्नेय और अवसादी चट्टान कायांतरित चट्टान में परिवर्तित हो जाती है। ये भी एक इसकी डेफिनेशन है, बुक के हिसाब से भी देख सकते हैं। और जो मैंने बताया उसको भी आप सुन के समझ सकते हैं। समझना है, बस समझना है, एग्जाम निकालना है तो समझना है, अच्छे से समझना है। कायांतरित चट्टान का रूपांतरण देख लेते हैं।
कायांतरित चट्टान पहले से ही है, देखो कायांतरित चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक पहले से ही है, लेकिन वो भी परिवर्तित होती है, वो भी परिवर्तित होकर फिर से कायांतरित में ही बदल जाती है। देखो कैसे, तो स्लेट बदल जाता है, देखो पाइलाइट में, पाइलाइट में बदल जाता है स्लेट, और पाइलाइट बदलता है सिस्ट में, और सिस्ट अपन ने शायद शुरू में पढ़े थे। ये देखो ये सिस्ट आ गया, यहाँ आ गया, तो ये याद रखना है। स्लेट कायम बदलता है पाइलाइट में, और पाइलाइट बदल जाता है सिस्ट में। और कभी आपको पूछा जाए कि मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल क्या क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल क्या है, तो याद रखना है इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल एक होता है संगमरमर, संगमरमर इसका एग्जाम्पल है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। संगमरमर किसका एग्जाम्पल है, काहे कि चूना पत्थर ही तो संगमरमर में बदला है ना, चूना पत्थर ने दाब सहा, फिर वो संगमरमर बदल गया, तो संगमरमर इज द एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। तो आपको ये सब याद रखना है। कायांतरित चट्टान का रूपांतरण कभी एग्जाम्पल के रूप में परीक्षा में वनडे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और मैंने यहाँ पे क्या बताया था आपको, ये सीमेंट, देखो अवसादी चट्टान में चूने के पत्थरों का उपयोग, अवसादी चट्टान में या अवसादी चट्टान के चूने के पत्थरों का उपयोग सीमेंट बनाने के लिए किया जाता है। तो सीमेंट काहे से बनता है, चूने के पत्थर से बनता है, चूना लाइम तो चूने से बनता है, और अवसादी चट्टान का वो उदाहरण है। तो ये यहाँ जानकारी थी। और ये अवसादी चट्टान का रूपांतरण जो है, ये इसको इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्वेश्चन आ जाते हैं इससे रिलेटेड। और तीनों चट्टान है, तीनों चट्टान के बारे में थोड़ी सी जानकारी होना। तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने स्थल मंडल से चट्टान डिस्कस किए। इसके बाद वाले लेक्चर में हम ज्वालामुखी डिस्कस करेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निश्चित ही आपको हमारे इस चैनल से मदद मिलेगी, और कमेंट भी किया करें, जिससे हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल सके, या जिससे हमारे को समझ में आ सके कि हमारे द्वारा बनाया गया लेक्चर पसंद आ रहा है, या कोई कमी होगी तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले लेक्चर में, नमस्ते।